हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। क्लास 11th का अकाउंटेंसी का ये चैप्टर है डेप्रिसिएशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और डेप्रिसिएशन करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं और कौन कौन से मेथड से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं और चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि डेप्रिसिएशन जो हमारा लगता है वो हमारे टेंजिबल असेट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, टेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं? वो असेट्स हमारे जो बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं, वो असेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल असेट्स होती हैं। तो टेंजिबल असेट्स हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारी प्लांट एंड मशीनरी हो गई। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी टेंजिबल असेट्स हैं। मोटर व्हीकल्स होगी जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो एसेट्स हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली वो डिक्रीज होती रहती है। ग्रेजुअली डिक्रीज होने के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है उनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जो कम होती जाएगी, जो वैल्यू हमारी कम होती जा रही है, हम उसे क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएट। ठीक है, वो वैल्यू हमारी डेप्रिशिएट होती जा रही है। तो हम इस वजह से जो है हमारे असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उनके यूज की वजह से, या और बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो अब हमें पढ़ेंगे आगे। उन रीजन से जो उनकी वैल्यू जो है कम होती जा रही है, उसको हम कहेंगे, उस अमाउंट को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो हमारा डेप्रिशिएट अमाउंट है जो हमारा हर साल अपने असेट्स पे जो है लगेगा, अप्लाई होगा। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि टेंजिबल एसेट्स पे जब हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी, ये हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स पे जो हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी उनको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन जो है हमारा टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। ठीक है, हमारे जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? हमारी गुडविल हो सकती है, हमारे पेटेंट्स हो सकते हैं और ट्रेडमार्क। ठीक है, ये सारे जो है ये हमारी क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनकी वैल्यू भी डिक्रीज होती है, तो जो इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी इन्हें हम बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। ठीक है, इन्हें हम क्या डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और तरीके की एसेट्स होती हैं हमारे बिजनेस में, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जो हमारी एसेट्स वेस्ट होती रहती हैं। वेस्ट मतलब हमारी ऑयल वेल्स हो गई, कोल माइंस हो गई, माइंस हो गई। तो ये सारी जो है हमारी वेस्टिंग एसेट्स हैं। तो वेस्टिंग एसेट्स पे जब हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है तब उन्हें क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। ठीक है, उनको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। टेंजिबल एसेट्स पे सिर्फ डेप्रिसिएशन लगता है, इनटेंजिबल पे लगेगा एमोर्टाइजेशन और वेस्टिंग एसेट्स पे लगेगा डिप्लेशन। तो ये चीज भी हमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या रीजन है, किस वजह से हमें डेप्रिसिएशन अपने एसेट्स पे लगाना होता है। ठीक है, कॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या कॉज है? सबसे पहला हमारा आता है कांस्टेंट यूज। ठीक है, अगर हम किसी अपने फर्नीचर का, मशीनरी का, अपने किसी असेट्स का कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यू जो है वो हम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये तो आपको पता ही है। मान लीजिए आप कोई बाइक खरीदते हैं, जब आप बाइक को बेचने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपकी बाइक जो है कितने किलोमीटर चली है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि आपने उस बाइक को कितना यूज किया है। ठीक है, तो जितना हमने ज्यादा यूज किया है उतना ही उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो यूज की वजह से जो है हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। दूसरा हमारा कॉज क्या है? टाइम। टाइम क्या मतलब?
अगर हमने कोई बाइक का ही हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमने बाइक खरीदी है और हम उसे बेचने जा रहे हैं, अगर हमने 2000 जैसे सपोज हमने 20 में कोई बाइक खरीदी थी तो हम 21 में उसे बेचेंगे तो हमें उसकी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मैं उस बाइक को 2022 में बेचूंगी या फिर 23 में बेचूंगी तो उसकी वैल्यू कम लगेगी। तो जितना ज्यादा उस जो आपकी असेट्स हैं, जितना ज्यादा टाइम हो जाएगा उसको, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, बिकॉज ऑफ द टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट थर्ड रीजन है हमारा ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो है हमारे नई नई इन्वेंशंस आती रहती हैं, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ जो है टेक्नोलॉजी में चेंज होता रहता है। आज हम कोई जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो 2 साल पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब 2 साल बाद उसके अलग और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई इन्वेंशंस होती रहती हैं। तो उस वजह से क्या है, हमारी जो पुरानी मशीनरी या पुराना हमारा जो भी असेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। नई इन्वेंशन हमारे मार्केट में नए नए आते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, इस वजह से जो पुरानी मशीनरी होती है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ रीजन है एक्सीडेंट। कई बार होता है अर्थक्वेक आ गया या फिर हमारे बिजनेस में, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, बाढ़ आ गई, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनकी वजह से भी जो है हमारी वैल्यू जो होती है असेट्स की कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉजेस थे जिस वजह से हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बेसिक फैक्टर्स क्या है डेप्रिसिएशन के, मीनिंग हम कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स लेंगे जब हमें डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं उसे बेसिक एलिमेंट्स और फैक्टर्स। जब भी मैं डेप्रिसिएट करूंगी वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू डेप्रिसिएट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास उसकी जो मेरा एसेट है उसकी टोटल कॉस्ट मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में मतलब क्या है, जितने की मैंने मशीनरी खरीदी, जैसे सपोज मैंने 1 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी, उसके बाद मुझे उसका फ्राइट देना पड़ेगा, उसको मैं अपने जहां मेरी कंपनी है वहां तक लाने के लिए, जहां से मैंने खरीदी है, ठीक है, जिस कंपनी से मैंने खरीदी अपनी कंपनी तक लाने के लिए मुझे किराया भाड़ा देना पड़ेगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाने पड़ेंगे, ऐसा बिना उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस के मैं उसको मशीनरी को यूज नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें जो है मुझे इंक्लूड करनी पड़ेंगी जब मैं अपने टोटल कॉस्ट निकाल पाऊंगी अपनी मशीनरी की। तो कौन कौन सी हो सकती है, एक तो प्राइस ऑफ द मशीन, ठीक है, मशीन या एसेट, तो प्राइस पहले आएगा हमारा, उसके बाद उसमें क्या ऐड होगा, फ्राइट ऐड होगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, ये सारी चीजों को इंक्लूड करूंगी तभी मेरे पास टोटल कॉस्ट निकलेगी मशीनरी की। अगर मैंने 1 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी है और उसमें मुझे 10,000 रुपए मेरे किराए भाड़े में लग गए, उसके बाद इंस्टॉल करने में मुझे 10-20 हजार उसमें लग गए, तो मैं 1 लाख अपने पास रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं सारी चीजों को रिकॉर्ड करूंगी। और रिकॉर्ड करने के बाद जैसे अगर 10,000 मैंने किराए भाड़े में दिए हैं, ठीक है, तो 10,000 वो इंक्लूड करूंगी, 20,000 मैंने इंस्टॉलेशन में दिए हैं तो 20,000 वो इंक्लूड करूंगी, तो टोटल प्राइस मेरे पास कॉस्ट क्या निकलेगी, 1,30,000, ठीक है। तो मुझे टोटल कॉस्ट पहले निकालनी है, उसके बाद ही मैं डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल पाऊंगी, ठीक है। दूसरा क्या एलिमेंट है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। तो मैं कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही हूं, तो मैं उसका एस्टिमेटेड लाइफ जो है मान के चलूंगी कितनी है, ठीक है। मैं अगर आज खरीद रही हूं तो वो मेरा जो एसेट है वो कब तक मैं उसे यूज कर पाऊंगी, 1 साल यूज कर पाऊंगी, 4 साल यूज कर पाऊंगी, 10 साल कर पाऊंगी, 5 साल कर पाऊंगी, तो मुझे उसका एस्टिमेटेड जो है वो लाइफ जो है अपने पास जो है सोचनी पड़ेगी, ठीक। थर्ड फैक्टर आता है हमारा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या मतलब, अगर मैं कोई मशीनरी या कोई एसेट्स खरीद रही हूं तो उसका मुझे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लगानी पड़ेगी। मतलब मैंने पहले तो देखा कि एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, मेरे पास 10 साल है, अगर मैंने कोई मशीनरी 10 साल यूज कर ली तो उसे 10 साल बाद मैं कितने में बेच सकती हूँ, कबाड़ में, ठीक है। स्क्रैप मतलब कबाड़ बेचना, तो कबाड़ में मेरी उसके कितनी वैल्यू लगेगी, ठीक है। अगर मैं 1 लाख रुपीस की जो मशीनरी खरीदी मैंने और मैंने उसको 10 साल यूज करा, तो मैं उसका एस्टिमेटेड वैल्यू लगा के चलूंगी कि मैं उसे कबाड़ में 1000 में बेचूंगी, 5
5,000 में बेचूंगी या 10,000 में बेचूंगी, तो वो मुझे एस्टिमेट पहले से लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें तो है एस्टिमेटेड। हमें जो लाइफ स्पैन जो देखना है एसेट का वो भी एस्टिमेटेड रहेगा और जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी एस्टिमेटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये इन तीनों के बेस पे हम जो है डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 8 मेथड्स हैं जिनसे हम डेप्रिशिएट लगा सकते हैं। सिर्फ आपके जो सिलेबस में ये 2 मेथड्स हैं, आपको दूसरे मेथड्स नहीं सीखने हैं, लेकिन सिर्फ आपको नाम आने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं डेप्रिसिएशन के। तो ये दोनों मेथड्स हैं, इनको हम आगे और पढ़ेंगे कि कैसे हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन लगाना है, कैसे हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन लगाना है, कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे हमें अपने जो है मशीनरी के और अकाउंट्स बनाने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी हमने ये सब सीखा है कि कौन कौन से मेथड्स हैं और इन 2 मेथड्स को हम डिटेल में समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद हम सीखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो हम डिटेल में उनके लिए वीडियो आपके लिए दूसरी लेके आऊंगी मैं। अभी आज के लिए इतना ही। जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी नेक्स्ट वीडियोस के लिए, अपनी नेक्स्ट क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।